चलिए दोस्तों, आज रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में समझते हैं। कौन है ये रोहिंग्या लोग, किस नेशन या धर्म से बिलोंग करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इनको लेकर इतना बड़ा क्राइसिस क्या है। आज इस पूरे मुद्दे को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। दोस्तों, अगस्त 2019 में रोहिंग्या मिलिटेंट्स ने कोऑर्डिनेटेड अटैक प्लान किया बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर, जिसने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की जान ले ली म्यांमार के रखाइन स्टेट में। इसके जवाब में म्यांमार मिलिट्री ने जम के टॉर्चर किया रोहिंग्या मिलिटेंट्स को। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करते हैं कि आर्मी या मिलिट्री ने उनके विलेजेस तबाह कर दिया, उन पे अटैक किया और उनको रेप भी किया। इसी चक्कर में मोर देन 4 लाख रोहिंग्यास बांग्लादेश फोर्सफुली मूव आउट किए और इस इवेंट को इस सेंचुरी का सबसे बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस माना जाता है। एक यूएन ऑफिशियल ने यह भी क्लेम किया कि ये जो रोहिंग्या लोगों के साथ हुआ म्यांमार में इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एथनिक क्लेंजिंग, यानी एक देश में एक समुदाय का पूरी तरह से साफ कर देना। तो दोस्तों, कौन है ये रोहिंग्या? रोहिंग्या एक स्टेटलेस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यानी एक ऐसी समुदाय जिसको अभी तक किसी भी स्टेट ने एक्सेप्टेंस या किसी भी कंट्री ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। ये लोग मेजरली मुस्लिम हैं, जिनकी एक अलग कल्चर, अलग भाषा है, और ये लोग एक मुस्लिम माइनॉरिटी है लिविंग इन अ मेजॉरिटी बुद्धिस्ट नेशन लाइक म्यांमार। पहले ये लोग लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप थे म्यांमार में अंटिल गवर्नमेंट डिनाइड देयर एग्जिस्टेंस। आज म्यांमार में 135 एथनिक ग्रुप्स को एक्सेप्टेंस मिल गई है एक्सेप्ट रोहिंग्या। गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार ने तो रोहिंग्या वर्ड को ही बैन कर दिया है। अब वो इनको बांग्लादेशी बुलाते हैं क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी कल्चर एंड लैंग्वेज एक दूसरे से सिमिलर है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि रोहिंग्या लोग ओरिजिनली म्यांमार एरिया से बिलोंग नहीं करते। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये लोग इलीगली म्यांमार घुस गए थे फ्रॉम बांग्लादेश एंड तब से वहीं रहते। दोस्तों, म्यांमार और रोहिंग्या कम्युनिटी के बीच झगड़े सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही लगे हुए हैं, जब दोनों ने अलग अलग साइड्स चुन ली थी। रोहिंग्या लोगों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, जबकि बर्मीज या म्यांमार मिलिट्री ने जापानीज को सपोर्ट किया, ये सोच के कि जापानीज उनको फ्रीडम दिलवाएंगे। 1962 में बर्मीज मिलिट्री ने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके जुंटा एस्टैब्लिश किया, यानी गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल ने विन। ये वो समय था जब म्यांमार ट्रांसफॉर्म हो रहा था और वो लोग ये चाहते थे कि बर्मा या म्यांमार जाना जाए उनकी बर्मीज एथनिसिटी और बुद्धिस्ट रिलीजन के थ्रू। इस समय गवर्नमेंट ने रोहिंग्या लोगों पे और ज्यादा जुल्म करना शुरू किया और उनको एज अ आउटसाइडर ट्रीट करना शुरू किया। 1978 में म्यांमार गवर्नमेंट ने शुरू किया ऑपरेशन ड्रैगन किंग, और इससे वो उन लोगों पे टारगेट करते थे जो रखाइन में इलीगली घुस गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थ्रू। इस ऑपरेशन से 2 लाख रोहिंग्या और बेघर हो गए और वो लोग बांग्लादेश फोर्सफुली फिर से मूव किए। 1991 में एक और ऐसा कैंपेन चलाया गया, ऑपरेशन क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन, जिससे 2 लाख रोहिंग्या और फोर्सफुली मूव आउट हो गए म्यांमार से। इवन 1982 के मॉडिफाइड सिटीजनशिप लॉ में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रोहिंग्यास को अपने रिकॉग्नाइज्ड समुदायों के लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया। और ऐसे हर पॉलिसीज में, फॉर एग्जांपल चाइल्ड पॉलिसी, मैरिज पॉलिसी, ऐसे हर छोटे छोटे चीजों में गवर्नमेंट ने रोहिंग्यास को हरास करना शुरू किया। वायलेंस रोहिंग्यास के साथ पहले भी होता था, आज भी होता है। दी ओनली चीज जो सेपरेट कर रही है तब और आज के बीच वो है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज इस मुद्दे पे अटेंशन दे रही है, लेकिन म्यांमार के लीडर्स, इवन नोबेल प्राइज विनर ऑंग सैन सू ची, इस बात को डिनायल में रखती हैं कि रोहिंग्यास के ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इवन दो इंटरनेशनल एजेंसीज इस बात को डिस्कस तो कर रही हैं, लेकिन इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और दिन ब दिन हालत और खराब होती जा रही है। ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से एज अ यूथ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कॉमन सिटीजन को, इवन पूरे वर्ल्ड को इस इशू के बारे में अवेयर करवाएं, और इसीलिए इस मुद्दे को हमें जानना जरूरी है।